हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे यूरोपियों का भारत आगमन। तो हम यूरोपियों का भारत आगमन पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई ऐसा नहीं था कि कोई अचानक से ये घटना थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। इनफैक्ट यूनानियों के समय से ये चल रहे थे। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। सवाल फिर ये उठता है कि आखिर बात क्या हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि यूरोपियों को एशिया से व्यापार के लिए पुनः नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। आज इसी चीज़ को हम समझने की इस मैप से कोशिश करते हैं कि आखिर ये परिस्थितियाँ कैसे बनी और क्या क्या कारण था। तो पहले अगर हम दो स्थल मार्गों की बात करते हैं कि ये मार्ग कैसे थे। पहला जो मार्ग है अगर हम देखें तो ये भारत है। भारत के बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्क होते हुए काला सागर पड़ता था। इसको पार करने के बाद हम यूरोप पहुंच जाते थे। यूरोप के टिप पे जो पहला शहर पड़ता था यूरोप पहुंचने के बाद, वो पड़ता था कुस्तुनतुनिया, या जिसको हम एक नए नाम से जानते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। तो इस तरीके से ये जो था ये हमारा प्रथम मार्ग था। ये हमारा प्रथम मार्ग हुआ करता था यहाँ यूरोप पहुँचने के लिए। और दूसरा मार्ग जो था ये भारत से जो यूरोप या भारत में पहुँचने का, वो ये था कि हिंद महासागर को पार करके, फारस खाड़ी को पार करते हुए अरब देश पहुँचना, यहाँ भूमध्य सागर को पार करते हुए इस तरीके से यूरोप में पहुँच जाना। तो ये दो देश थे। लेकिन हमें ये जानना है कि वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत की हम पहले बात करते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा ये कुस्तुनतुनिया वाला, ये जो हम देख रहे हैं कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे या यूरोप में, यहाँ पे रोमन साम्राज्य का क्या था, रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य को 1453 में ये जो रोमन साम्राज्य था ये दो भागों में बट गया था। पश्चिमी रोम जिसकी राजधानी रोम कहलाती थी, और पूर्वी रोम जिसकी राजधानी वेजेंतिया कहलाती थी या कॉन्स्टेंटिनोपल कहलाती थी। पूर्वी रोम को वेजेंतिया साम्राज्य भी कहा जाता था। अरबी लोग इसको कुस्तुनतुनिया कहते थे, वैसे यूरोप में इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। चीज़ समझ में आ रही होगी आई होप। यहाँ अगर आप कुस्तुनतुनिया के पास, अगर हम फिर से बात कर रहे हैं, यूरोप में रोम साम्राज्य का आधिपत्य था। 1453 में रोम साम्राज्य जो था यूरोप में दो भागों में बट जाता है, पश्चिम रोम और पूर्वी रोम। पश्चिम रोम की राजधानी रोम थी, और जो पूर्वी रोम था, पूर्वी रोम की राजधानी जो थी वो कॉन्स्टेंटिनोपल थी। और इसी कॉन्स्टेंटिनोपल को अरबी लोग कुस्तुनतुनिया कहते थे, कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते थे। यहाँ तुर्क पे आप अगर आप देखोगे तो तुर्की में यहाँ पे एक नए साम्राज्य का स्थापत्य होता है, और वो साम्राज्य जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है, उस्मानिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो तुर्की में एक नए साम्राज्य का उदय होता है, उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया साम्राज्य का जो युद्ध होता है वो यहाँ यूरोप में बैठे हुए, यहाँ यूरोप में पूर्वी रोम के साथ युद्ध होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो तुर्की वासी थे, जो उस्मानिया साम्राज्य के लोग जो थे, वो कुस्तुनिया पर विजय पा जाते हैं। बेजेंटाइन साम्राज्य पूरी तरीके से हार जाता है। अंततः उस्मानियों का कब्जा और बहुत ज़्यादा टैक्स की वजह से ये वाला मार्ग जो था ये पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब यूरोप वासी यहाँ से इस स्थल मार्ग से पूर्वी एशियाई में कदम नहीं रख सकते थे। तो ये रही प्रथम मार्ग की बात। और दूसरा मार्ग कुछ इस तरीके का था जहाँ पे अरब वासियों का क्या हो चुका था, पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था, कब्जा हो चुका था। तो ये दो अरब वासी भी पूरी तरीके से मनमाने तरीके से टैक्स बढ़ाते जा रहे थे, जिसकी वजह से अब पुर्तगालियों को अगर भारत पहुँचना है तो उन्हें एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ेगी। अब दूसरा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था कि उनको भारत के लिए भारत में व्यापार करना होगा। तो दूसरी बात ये थी कि भारत में इसलिए उनको व्यापार करना था क्योंकि हमें पता
है, यूरोप जो होते हैं वो काफ़ी ठंडे देश हैं और वहाँ पे मांस और मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसालों की, जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है और इन ज़रूरतों को पूरा करने का जो साधन था वो हमारा भारत था या पूर्वी देश हुआ करते थे। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अब उनको ज़रूरत थी नए मार्ग की खोज करने की। आई होप ये जो सेशंस मैं बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि आपको बताया मैंने कि 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया था। एशिया माइनर यही तुर्की वाले भाग को उन्होंने जीत लिया था। किसने? उस्मानिया साम्राज्य ने जीत लिया था। और यहाँ तुर्की को जीतने के बाद उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो पूर्व और पश्चिम के पुराने व्यापारिक ये जो पश्चिम का भाग और ये पूर्व का भाग, इन दोनों के व्यापारिक मार्ग पर तुर्कों के नियंत्रण आ गए। इस तरह से पूर्वी देश और यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देश के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड के लिए नए और अधिक सुरक्षित समुद्री मार्गों की अब तलाश करने लगेंगे। मुझे लग रहा है आपको ये सेशन समझ में आए होंगे। प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा व्यापार में लगे अरबों और वेनिस वासियों के एकाधिकार को तोड़ना, तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना और पूर्वों के साथ सीधे व्यापार संबंध स्थापित करने की थी। मतलब वो किसी तरीके से इनसे भिड़ना नहीं चाहते थे, अरब वासियों से झगड़ा नहीं करना चाहते थे। वो शांति तरीके से चाहते थे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और हम अपना व्यापार करें। तो बस यही उनकी मंशा थी और यही चाहते हुए अब वो क्या करेंगे, ये स्पेन, पुर्तगाल जैसे देश अब भारत जाने के लिए नए मार्ग की क्या करते हैं, तलाश करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा जो पहला पुर्तगाली जो हमारे भारत देश आया था, तो कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। हालांकि ये कथन थोड़ा असत्य हो जाता है, क्योंकि अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो पहले से ही था, भारत में जाने के मार्ग की खोज की थी। मुझे लगता है ये सेशंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये सारी चीज़ों को जानना है। तो अभी ये देखें, भारत का बाह्य देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सदियों पुराना है। इन यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पहले भी भारतीयों ने अपने समकालीन देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे। मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से व्यापारिक संबंध बनाए रखे थे। ये पहला मार्ग था, ये भारत से यूरोप जाने का, और ये दूसरा मार्ग था फारस की खाड़ी जाते हुए अरब जाना और अरब से भूमध्य सागर को पार करते हुए यूरोप के मार्ग पर पहुंच जाना। ये थोड़ा पानी वाला मार्ग था, जल मार्ग था, और थोड़ा स्थल मार्ग भी आता था। तो मुझे लगता है आपको इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से पहले व्यापार होता था और आखिर क्यों व्यापार बंद हुआ, क्योंकि यहाँ पर अरब वासियों का पूरा चल रहा था, क्योंकि एक ही मार्ग बचा। अब वो मनमाने तरीके से टैक्स ले रहे थे और जो यूरोपी थे वो इतना टैक्स दे नहीं सकते थे, या दे सकते थे पर उनको मुनाफा नहीं होता। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने देखा है, कुस्तुनतुनिया पर किसका, तुर्की साम्राज्य पर उस्मानिया साम्राज्य का पूरा एकाधिकार हो चुका था, और ये स्थल मार्ग भी पूरी तरीके से क्या हो चुका था, ब्लॉक हो चुका था, बंद हो चुका था। अब हम बात करते हैं इन यूरोपीय 15वीं शताब्दी के पूर्व इस तरह के व्यापार के एशियाई हिस्सों पर अरब, मैंने बताया कि एशियाई हिस्सों पर किसका, अरब का पूरी तरीके से एशियाई हिस्से पर अरब का एकाधिकार था, वह यूरोपीय हिस्से पर इटली वासियों का एकाधिकार था। व्यापार के अति लाभप्रद होने की वजह से इटली की संपन्नता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी, जिससे प्रभावित नव उदित राज्य यूरोपीय राष्ट्रीय राज्य भी इस व्यापार में अपनी भागीदारी करना चाहते थे। परंतु इटली वासियों के एकाधिकार की वजह से और साथ ही 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने की वजह से परंपरागत सामुद्रिक मार्ग का प्रयोग नहीं कर सकते थे। नवीन मार्ग की तलाश का अभियान प्रारंभ करते हैं। जो इन देशों की सबसे ज़्यादा मांगे रहती थी, या डिमांड रहती थी, वो था मसाला। इन्हें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड रहती थी वो था मसाला। यूरोप में मसालों की आवश्यकता जाड़े की ऋतु में मांस को सुरक्षित रखने व उपयोगिता को बनाए रखने के लिए होता था। 15वीं शताब्दी में जिस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ, ये टाइम शेड्यूल है कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। अब हम बात करते हैं पुर्तगालियों के आगमन के बारे में।
पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरिक को सामुद्रिक अभियान में काफ़ी अभिरुचि थी। पूरी चीज़ें आपको आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्ग पर क्या हो चुका है, मार्ग को रोक लिया गया है। अब पुर्तगाली आपने देखा है, यहाँ पे दो कंट्रीज़ देखेंगे, ये एक पुर्तगाल और एक स्पेन। ये दोनों देश एकदम मशक्क़त में लग जाते हैं कि भाई हमको एक नए मार्ग की खोज करनी है जिससे हम भारत जा सके। पुर्तगाल का युवराज था जिसका नाम था डॉन हेनरिक, उसको सामुद्रिक अभियान में बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी, उसको बहुत ज़्यादा क्या था, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और इसी वजह से उसको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता था। 1487 में पुर्तगाली नाविक, पहला पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डियाज को 1487 में पहला पुर्तगाली को बार्थोलोमेओ डियाज को भेजा जाता है और वो बार्थोलोमेओ डियाज ये इस मार्ग से पुर्तगाल से होते हुए यहाँ पर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुँचता है। और मतलब जो हेनरी थे या जो युवराज थे, पुर्तगाली युवराज थे जिन्होंने उनको भेजा था, उनका ये था कि आप जाइए और एक नक्शा तैयार करके आइए, एक मैप बना के आइए। वो वहाँ तक जाते हैं और उन्होंने बोला कि ये तो इतनी ज़्यादा उनको लहरों का सामना करना पड़ा, इसीलिए उन्होंने इसको स्टॉर्म, केप ऑफ स्टॉर्म के नाम से भी बोला कि ये तो तूफानों का ही जगह है पूरा, है ना, अंतरीप है। तो सबसे पहले 1487 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक की यात्रा करता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आई होगी कि अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप ये चीज़ है, इसी को कहते हैं अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप। और यहाँ से वो पुर्तगाल वापस लौट जाता है, मतलब भारत तक क्या पहुँच पाया था, नहीं, वो यहाँ तक आता है और इसके बाद वो पुनः वापस कहाँ चला जाता है, पुर्तगाल देश अपने वापस चला जाता है। इसके बाद फिर से 1492 में आप देखेंगे स्पेन, आप मैप में देखेंगे ये पुर्तगाल के पहले क्या पड़ रहा है, स्पेन। दूसरे स्पेन का कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है और वो भारत की खोज ना करने की वजह यहाँ पे स्पेन में एक कोलंबस था, वो जाता है और वो यहाँ पे भारत की खोज करने की जगह यहाँ उत्तर अमेरिका की खोज कर बैठता है। तो इस तरीके से ये आप देखिए 1292 में स्पेन का कोलंबस भारत की खोज को निकलता है, लेकिन भारत की वजह उत्तर अमेरिका के पास स्थित वेस्ट इंडीज द्वीप समूह को खोज बैठता है। यद्यपि खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी, लेकिन अमेरिका का नाम जो है वो अमेरिका के प्रसिद्ध नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा है। इसके बाद अब एंट्री होती है हमारे द ग्रेट वास्को द डिगामा की। वो पुर्तगाल से चलते हैं, ये यहाँ पुर्तगाल से चलते हैं और यहाँ तक पहुँचने के बाद वहाँ इनकी मुलाकात होती है अब्दुल मनीक से। एक यात्री है जो आपको पता है अरब का और भारत का संबंध डायरेक्टली, वो लोग अरबी लोग भारत से डायरेक्टली व्यापार किया करते थे। तो वो एक अरबी यात्री था, वो तो उसको पता था ये रास्ता, तो वो बोलता है उनको कि हाँ आप एकदम पास में, अब आप आगे जाएंगे, हिंद महासागर को पार करेंगे तो भारत पहुंच जाएंगे। इस तरीके से वास्को डी गामा का मनोबल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कोई भी चीज़ है, अब बस आप रास्ते में पहुंच गए और आपको कोई कहता है कि बस आप पहुंचने वाले हो, तो आपका मनोबल दुगना हो जाता है कि जिस तरीके से हम पूरा दक्षिण अटलांटिक सागर पार करके आ गए हैं, तो अब बस हिंद महासागर बचा है, हम वो भी क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे। तो 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाली था, लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, लिस्बन से भारत की खोज को निकला। केप ऑफ गुड होप आप जानते हो, अफ्रीका के कोनी जो स्तर होता है उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। भारत के मालाबार तट में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुंच जाता है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पुर्तगाली वास्को डी गामा 1497 से यहाँ से जाते हुए ये हिंद महासागर में पहुँच जाते हैं। हिंद महासागर को पार करते हुए भारत में केरला राज्य के पास एक कलिकट क्षेत्र पड़ता है जिसको आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। वहाँ कैलीकट के पास वहाँ पे वो पहुँच जाता है। तो यही चीज़ है कि केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के मालाबार तट में स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर 17 मई 1498 को पहुँचा। इस प्रकार
भारत तक पहुंचने के लिए नवीन व्यापारिक मार्ग की खोज हुई। उस समय कलिकट का शासक जो था वो जमोरिन था। अब ठीक है, ये वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली आता है जिसका नाम रहता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ये दूसरा पुर्तगाली था 1500 में, जो कि भारत आता है। और 1502 में वास्को डी गामा की दोबारा से भारत में क्या होती है, एंट्री होती है। अब 1502 में दोबारा से वास्को डी गामा आ गए हैं। इस बार उसने पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसाले के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, वास्को डी गामा अब क्या कर रहा है, अब वो चाहता है कि अब उसने व्यापार देख लिया है, अब वो चाहता है कि भैया काली मिर्च और मसालों पर उसका एकाधिकार हो जाए, मोनोपोली हो जाए, कोई दूसरा देश व्यापार ना कर सके, सिर्फ हम इस चीज़ से व्यापार करें। हाँ, तो 1503 में कोचीन में उसने पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी बनाई, और दूसरी जो व्यापारिक कोठी थी वो कहाँ बनाते हैं, कन्नानौर में बनाते हैं। तो ये जानने वाली चीज़ है कि वे पुर्तगालियों की पहली कोठी कहाँ बनाई गई थी, तो कोचीन में बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली वॉइस रॉय की। तो जो पहला पुर्तगाली वॉइस रॉय था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। ये पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर था जिसका कार्यकाल 1505 से 1509 तक रहा। इसने भारत का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया, जिसे नीले पानी की नीति कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। पूर्वों के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं कि ब्लू वाटर पॉलिसी होता क्या है। ये अपनी नेवल फोर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते थे। ये जो पानी की सेना होती है, जल सेना होती है, इसको बहुत मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि आप जानते हो ये जो नवीन मार्ग की खोज हुई है ना, ये मार्ग ही पूरा जल से जा रहा है, और वहाँ पे ये अपनी फोर्स इतनी मजबूत कर देना चाहते थे कि कोई मतलब इनसे टक्कर ना ले सके। इसीलिए ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो था, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। ध्यान देने वाली बात है कि पूर्व के साथ व्यापार के लिए पुर्तगालियों ने एक कंपनी की स्थापना की थी, जिस कंपनी का नाम था इस्तादो डी इंडिया। अब देखा, पुर्तगाली वाइसरॉय में पहला वाइसरॉय या पहला गवर्नर जो आया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा आया था। अभी दूसरा गवर्नर की एंट्री होगी जिनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। पुर्तगालियों का ये दूसरा गवर्नर था, और भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्मीड़ा की वाटर पॉलिसी को इसने बंद कर दिया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के टाइम पे पुर्तगालियों की शक्ति में बहुत ज़्यादा हमको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, बहुत शक्ति इनकी बढ़ जाती है। 1510 ईस्वी में गोवा नामक प्रसिद्ध बंदरगाह को, बंदरगाह मतलब होता है सी पोर्ट, जहाँ पे बहुत सारे सी जो होते हैं, बहुत सारी जो नावें होती हैं वो अपना लंगर डालती हैं, उसी को हम सी पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, इंग्लिश में डॉकयार्ड्स भी कहते हैं। तो यही चीज़ है कि 1510 में गोवा नामक प्रसिद्ध बंदरगाह को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने क्या किया था, छीन लिया था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की क्या पड़ती है, नींव पड़ती है। और 1530 में आपको याद होगा कि 1503 में पहली फैक्ट्री बनाई थी कोचीन, लेकिन अब 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा इनका क्या बन जाता है, मुख्य केंद्र बन जाता है। अल्बुकर्क के समकालीन विजयनगर का अत्यंत प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था, जिन्होंने भटकल नामक स्थान में एक किले के निर्माण की स्वतंत्रता की थी। और डोमिंगो पायस, ये कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि कृष्णदेवराय के समय एक पुर्तगाली यात्री आए थे, डोमिंगो पायस, जिन्होंने कृष्णदेवराय की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रेरित किया, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। अल्बुकर्क की मृत्यु जो थी वो गोवा में होती है। और फिर से तीसरी बार 1524 में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आता है, और 1527 में वह कोचीन में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से आपने अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गवर्नर के बारे में, जिनका नाम था नीनो डी कुन्हा। गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उसकी हत्या कर बसीन व दीव, दो क्षेत्र हैं बसीन और दीव, 1534 फ्रेंड
जब भी मैं कोई क्षेत्र का नाम बोलती हूँ ना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड सी ऑन द मैप ऑन एटलस। मैं आपको कहूँगी एक स्कूल ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, वो आप एक बार खरीदो और उसमें कोई भी मैप अगर मैं नाम बोल रही हूँ ना, जस्ट गो एंड चेक आउट। आप अगर ऐसा करोगे तो आपकी समझ विकसित होगी, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जो आपको हर एक जगह पे पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। तो हम यही सोचते हैं कि आप देखोगे, तो जैसे बसीन का मैंने नाम लिया, जाओ और देखो कि बसीन कहाँ पे है ना। अब मैंने बोला कि तो गुजरात, तो आप गुजरात देखो। ऐसा करने से बार बार आपका ये जो माइंड मैप है ना वो तैयार होता है और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। सो ओके, वेस्ट वी विल गो फॉर आवर सेशंस। तो नीनो डी कुन्हा के बारे में हम देखते हैं कि गुजरात के शासक बहादुर शाह से वो मुलाकात करता है और उसकी हत्या करके बसीन और दीव, बसीन को 1534 में और दीव को 1535 में क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। इस प्रकार धीरे धीरे पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पे होने वाले व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और कार्टेज पद्धति को लागू किया। कार्टेज पद्धति क्या होती है? कार्टेज पद्धति का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जो समुद्र, अगर आप मतलब इनका एकाधिकार हो गया था, तो अगर समुद्र वाले मार्ग से आपको जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो समुद्र मार्ग में आपको जाने या आने के दौरान आपको टैक्स देना पड़ता था। तो समुद्र में देने वाले टैक्स को ही हम क्या कहते हैं, कार्टेज कहते हैं। तो पुर्तगालियों ने कार्टेज पद्धति लागू की थी और ये इस चीज़ को अकबर ने भी, अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो अकबर ने भी इसको स्वीकार किया था। पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी, हारमूज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित की थी, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तो फारस की खाड़ी, हारमूज तथा हिंद सागर में इन्होंने अपनी चौकियां स्थापित की थी। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय जो है, भारत का जापान के साथ जो व्यापार का श्रेय है वो भी किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। नाउ नोट इट डाउन। आज आपका होमवर्क क्या है? आज आप मैप में जाके बसीन, दीव और फारस की खाड़ी के बारे में देखोगे, हॉर्मुज के बारे में देखोगे और हिंद महासागर के बारे में देखोगे। फ्रेंड्स, ये जो भी मैं मैप में आपको चीज़ें बता रही हूँ, ये हम एक शॉर्ट्स वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे दी गई हैं। तो इसे सेशंस को कंटिन्यू करेंगे और जब भी आपको देखना होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो कि आपको ये सारी चीज़ों को देखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि पुर्तगालियों की देन क्या थी। तो पुर्तगालियों की देन में तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला इज मोस्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए। तो तंबाकू की खेती हमें पहले नहीं पता था, हमने किससे सीखा, पुर्तगालियों से सीखा। आलू की खेती, टमाटर की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला, ये सारी चीज़ें जो आप जानते हो ना, ये सभी चीज़ें पुर्तगालियों की देन है। अभी हम बात करते हैं 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। उनका विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड या चार्ल्स द्वितीय से हो गया, जिससे बम्बई क्षेत्र ब्रिटिश को दहेज के रूप में, पहले बम्बई क्षेत्र जो था ना वो किसके हाथ में आता था, पुर्तगालियों के हाथ में आता था। पुर्तगालियों ने ये दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया था। बाद में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। साथ ही तत्कालीन स्पेन में पुर्तगाल के शामिल हो जाने पर स्पेन सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया, जिससे पुर्तगालियों की उपनिवेश संबंधी गतिविधि पश्चिम की तरफ उन्मुख हो गई। मतलब अब वो पूर्व की तरफ ना व्यापार करके पश्चिम की ओर व्यापार करने लगते हैं। इस चीज़ को मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ था ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से। चार्ल्स सेकंड को दहेज में बम्बई मिला था, बम्बई को उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया और लास्ट में ये जो पुर्तगाली कंपनी थी, क्योंकि पुर्तगाल देश किसके कंट्रोल में आ गया था, स्पेन के कंट्रोल में आ गया था। पुर्तगाल कंपनी पर किसका हस्तक्षेप हो जाएगा, स्पेन का। और इस वजह से अब वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगे और इनका व्यापार का जो सेंटर था वो किधर हो जाता है, चेंज हो जाता है, पश्चिम की ओर चला जाता है। तो इस तरीके से हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने पढ़ा है। तो अभी थैंक यू फॉर द सेशंस, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम नेक्स्ट सेशन में हम डचों के बारे में पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और मुझे आगे मॉडर्न हिस्ट्रीज़ की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।